नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 10 है, 10वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है, तो यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप डेली CPCT एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एंड्रॉयड एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। एंड्रॉयड एक क्या है हमें यहां पर बताना है। एंड्रॉयड एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। क्या प्रिंटर है, मॉडेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या ट्रांसलेटर है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि टच स्क्रीन डिवाइस में यूज किया जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टच स्क्रीन डिवाइस में यूज किया जाता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी होगा, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जब भी हम किसी डिवाइस को यूज करते हैं तो पहले हमें उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है और एंड्रॉयड को गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? यहां पर आपको यह समझना होगा कि बूट का मतलब क्या होता है। बूट का मतलब, जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना या रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को बूट करना कहलाता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस रन होती है, बूटिंग प्रोसेस। तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना या रीस्टार्ट करना बूट कहलाता है, बूटिंग प्रोसेस रन होती है इस समय पर। अब हमसे यहां पर पूछा गया है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? मतलब कंप्यूटर को यदि हमें ऑन करना है, बूटिंग प्रोसेस को रन करना है, तो किसका होना आवश्यक होता है? उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं होगा, मतलब ऑन नहीं होगा। जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो बूटिंग प्रोसेस रन होती है और बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करना मतलब ऑन करना, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? निम्न में से कौन सी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती हैं। उनमें से कुछ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ होती हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो हमें यहां पर बताना है दी गई लैंग्वेजेस में से कौन सी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। यह सभी जो भी हमारे सामने लैंग्वेज दी गई हैं यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे कि पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लेकिन हमें यहां पर बताना है कौन सी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। वह है हमारी फोर्ट्रान लैंग्वेज। फोर्ट्रान एक फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। जो भी लैंग्वेज हमारे सामने दिख रही हैं, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्ट्रान एक फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला
ट्रांसलेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड की फाइल। हम एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यदि हमें डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? यहां पर हमें 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक क्या होती है। हाइपरलिंक एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करने के लिए यूज की जाती है। यदि हमने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई है यह, दूसरी फाइल बनाई है यह, इन दोनों फाइल को यदि हमें आपस में लिंक करना है तो इसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। और एमएस वर्ड जो हाइपरलिंक बनाता है उसके द्वारा हम एमएस वर्ड की फाइल से लिंकिंग कर सकते हैं या किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल से लिंकिंग भी कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है दो या दो से अधिक फाइल को आपस में लिंक कर देना। जो हाइपरलिंक ऑप्शन है वह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाइपरलिंक ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है इंसर्ट टैब में। अब हमसे यहां पर पूछी गई है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की Ctrl+K। Ctrl+K हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट में के आता है। लास्ट में आपको ऐसे याद रखना है, हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट में के आता है तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+K। यहां पर Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+H रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमें 5-6 क्वेश्चन तैयार करने भी मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है जो इंटरनेट और इंटरनेट रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए उपयोग होता है? निम्न में से कौन एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है जो इंटरनेट और इंटरनेट रिसोर्स मतलब इंटरनेट के संसाधन को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन का मतलब है वह एप्लीकेशन, वह सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल, लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट होती हैं, जो भी रिसोर्स होते हैं, वह रखे होते हैं सर्वर पर। हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं मतलब हमारा क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो यहां सर्वर पर जो भी रिसोर्स रखे होते हैं, जो भी डेटा रखा होता है, उनको एक्सेस करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, वह हमें बताना है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वह हो गया क्लाइंट कंप्यूटर और इंटरनेट हो गया सर्वर कंप्यूटर, जहां पर सभी प्रकार का डेटा इंफॉर्मेशन रखी है। यदि हमें कोई डेटा को डाउनलोड करना है, अपने कंप्यूटर से डेटा को अपलोड करना है, सर्च करना है, तो हमें अपने कंप्यूटर पर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है जो कि होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वह सॉफ्टवेयर जो हमें वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देते हैं वह कहलाते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और कोई भी वेबसाइट या वेब पेज वेब ब्राउजर में ओपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेब सर्वर तो वह कंप्यूटर होता है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। सर्वर को होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। आईएसपी मतलब वह कंपनी होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस देती हैं उन्हें कहा जाता है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेब ब्राउजर। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन जो इंटरनेट और इंटरनेट रिसोर्स को एक्सेस करने की सुविधा देता है वह कहलाता है वेब ब्राउजर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का पार्ट है?
निम्न में से कौन एक सीपीयू का पार्ट है? सीपीयू का पार्ट, यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, उसे कहा जाता है सीपीयू। कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है उसे सीपीयू कहा जाता है। जो हमारा बड़ी साइज का बॉक्स होता है जिसे जनरली लोग सीपीयू कहते हैं, वह तो कैबिनेट होती है, वह सिस्टम यूनिट होती है। उस कैबिनेट या सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है, रैम लगी होती है और मदरबोर्ड में सीपीयू या प्रोसेसर लगा होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के कैलकुलेशन को करता है, सभी प्रकार के डिसीजन को लेता है। तो सीपीयू मतलब प्रोसेसर होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट होता है एएलयू, दूसरा कंपोनेंट होता है सीयू, तीसरा कंपोनेंट होता है मेमोरी। जो सीपीयू या प्रोसेसर है वह 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो हमसे यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन एक सीपीयू का पार्ट होता है? वह होगा एएलयू। कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क यह सीपीयू के प्रोसेसर के भाग नहीं होते हैं, लेकिन एएलयू सीपीयू का भाग होता है। यहां पर एएलयू का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के कैलकुलेशन को करता है, डिसीजन को लेता है। यहां पर सीयू का फुल फॉर्म भी याद करना है। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम, और हमें इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को बताना है। मतलब हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से जरूर पूछे जाते हैं। अभी जो जुलाई में सीपीसीटी का एग्जाम हुआ है उसमें हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, चौथा होता है लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। इन बेस के माध्यम से हम नंबर सिस्टम को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें केवल 0 से लेकर 1 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज होते हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD से। 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें टोटल 16 अंक होते हैं, लेकिन 0 से लेकर 15 तक होते हैं और 9 तक तो नंबर यूज किया जाता है, बट 10 से लेकर 15 तक ABCD यूज की जाती है। तो कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसकी हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू बतानी है। मतलब हमें 2 बेस वाले बाइनरी नंबर सिस्टम को 16 बेस वाले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम दिया जाता है और आपको उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आप एक फॉर्मूला याद करें, 8421। आपको यह फॉर्मूला याद करना है बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए, 8421। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप कोई भी बाइनरी नंबर को बहुत ही आसानी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 101001। यह हमारा बाइनरी नंबर है।
इस बाइनरी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है, जिसके लिए हम 8421 फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको इस बाइनरी नंबर में राइट साइड से पीछे साइड से 4 अंकों का ग्रुप बनाना है। 4 अंकों का 4 अंकों का ग्रुप क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी 4 अंक हैं। तो हमने राइट साइड से पीछे साइड से 4 अंकों का ग्रुप बनाया। अब यहां पर तो 2 ही अंक बचे हैं, तो हम आगे साइड पर लेफ्ट साइड पर 2 जीरो को ऐड कर देंगे। यह हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। तो हमें 4 अंकों के ग्रुप बनाने हैं। और ध्यान रखें, यदि आगे डिजिट कम होती हैं तो आप लेफ्ट साइड पर आगे साइड पर जीरो को ऐड कर सकते हैं। यदि 1 अंक कम होता तो 1 जीरो ऐड कर लेते, 2 अंक कम है तो 2 जीरो ऐड कर लिए, 3 अंक कम होंगे तो 3 जीरो ऐड कर लेंगे। यह हमारा पहला ग्रुप है, यह हमारा दूसरा ग्रुप है। ग्रुप बनाए हमने पीछे से हैं, लेकिन ग्रुप को लिखेंगे हम आगे से। अब पहला ग्रुप हमारा क्या होगा? 0 0 1 0। दूसरा ग्रुप क्या बना? 1 0 0 1। आप देख सकते हैं ग्रुप में भी 4 अंक हैं, फॉर्मूले में भी 4 अंक हैं। अब आपको इन ग्रुप के ऊपर अपना फॉर्मूला रख देना है 8421। 8421 यह पहला अंक 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा अंक 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा अंक 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और चौथा अंक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जहां जहां पर 1 है हम उनको ऐड करेंगे, जहां पर 0 है उनको छोड़ देंगे। तो पहले वाले ग्रुप में आप देखिए, क्या 8 के साथ 1 है? नहीं है। क्या 4 के साथ 1 है? नहीं है। केवल 2 के साथ 1 है। तो यहां पर हमारा जो पहला नंबर बनेगा वह बन जाएगा 2। इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप में देखेंगे तो 8 के साथ 1 है और 1 के साथ 1 है, मतलब 8 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है। तो 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। यह हमारा आंसर है 29। इस क्वेश्चन को, इस बाइनरी नंबर सिस्टम को जब हम हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 29। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम को सॉल्व करना कितना आसान है। आपको यदि कोई भी बाइनरी नंबर दिया जाता है और उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आप 8421 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एमएस एक्सेल में यूज होने वाले पेज को वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट पर मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। जब एक रो और एक कॉलम मिलता है, जब एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्शन करता है तो वहां पर एक सेल क्रिएट होता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल क्रिएट होता है। सेल एमएस एक्सेल में सबसे स्मॉल यूनिट होती है। हम जो भी डेटा टाइप करते हैं वह सेल में टाइप किया जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को क्या कहा जाता है? सिलेक्टेड सेल मतलब जिस सेल पर हमारा कर्सर है, जो सेल अभी हमने सेलेक्ट करके रखा है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एमएस एक्सेल में जो सेल अभी सिलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, सक्रिय सेल। मतलब हम जो भी डेटा टाइप करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वह इसी सेल पर परफॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव सेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में यदि हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं? पावर कैलकुलेट करना है मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें 5 के ऊपर 2 की पावर लगानी है, हमें 3 के ऊपर 4 की पावर लगानी है। तो इस प्रकार का यदि हमें कहीं कैलकुलेशन करना है, पावर कैलकुलेट करनी है, तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे यह हमें यहां पर बताना है। एमएस एक्सेल में यदि आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो आप कैरेट या कैप ऑपरेटर का, कैरेट या कैप सिंबल का यूज कर सकते हैं। यह होता है, इसे कैरेट या कैप सिंबल कहा जाता है, जो कि एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेल में लिखते हैं इक्वल 5 कैरेट 2। तो इसका मतलब क्या होगा?
5 के ऊपर 2 की पावर, मतलब 5 इंटू 5, यहां पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्सेल में यदि हमें एक नंबर पर दूसरे नंबर से पावर कैलकुलेट करनी है तो हम कैरेट या कैप सिंबल को यूज कर सकते हैं। इसको हम एमएस एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यहां पर हमने एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। इस सॉफ्टवेयर में हम एक फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल 5 कैरेट 2, और एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आया हमारा 25, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाया, इक्वल 5 कैरेट 2, 5 के ऊपर 2 की पावर, तो हमें आंसर मिल गया 25। इसी प्रकार से यदि हम यहां पर लिखते हैं 6 कैरेट 3, तो जो भी हमारा आंसर होगा वह हमें कैलकुलेट होकर यहां पर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 6 के ऊपर 3 की पावर, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। यदि हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी हमें सेम आंसर प्राप्त होता है। तो एमएस एक्सेल में यदि आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो कैरेट या कैप सिंबल का यूज किया जाता है, जिसको शिफ्ट के साथ 6 नंबर की की से टाइप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए कैरेट या कैप सिंबल का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लिनस टोरवाल्ड के द्वारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को एंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब कोई प्रेजेंटेशन बन जाती है तो उसको रन करने के लिए, शो करने के लिए स्लाइड शो का यूज किया जाता है। मतलब प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, तो उसे कहा जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब प्रेजेंटेशन को रन करना, प्ले करना। स्लाइड शो को एंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है हमें यहां पर बताना है। मतलब यदि कोई प्रेजेंटेशन अभी चल रही है और उसे हमें यहीं पर स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करने की क्या शॉर्टकट की होती है। मतलब प्रेजेंटेशन को रन करने की क्या शॉर्टकट की होती है, वह होती है F5। यदि आप प्रेजेंटेशन को शुरुआत से, स्टार्टिंग से या बिगिनिंग से रन करना चाहते हो तो F5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन दूसरा आपको यहां पर तैयार करना है, प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। करंट स्लाइड मतलब किसी बीच की स्लाइड से यदि आपको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से रन नहीं करना है, तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5 से हम प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से या सिलेक्टेड स्लाइड से रन कर सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइड शो को एंड करना है, रोकना है, तो उसके लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। एस्केप की, एस्केप की के द्वारा प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को एंड कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केप की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्लैंक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है हमें यहां पर बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का उपयोग किस लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाती है। मतलब क्रिप्टोग्राफी का उपयोग डेटा प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का उपयोग डेटा प्रोटेक्शन के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में दो फंक्शन वर्क करते हैं, एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के द्वारा नॉर्मल टेक्स्ट को या प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का उपयोग प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो फंक्शन वर्क करते हैं, एक इनक्रिप्शन, एक डिक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MS एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि MS ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है MS ऑफिस, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस इस प्रकार के मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह एक DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें डेटाबेस को बनाया जाता है, डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, डेटाबेस पर मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और MS एक्सेस में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है डेटाबेस। फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb। MS एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb। एक्सेस डेटाबेस .accdb MS एक्सेस का एक्सटेंशन होता है जो कि होता है एक्सेस डेटाबेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .accdb MS एक्सेस का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑब्जेक्ट को कट और कॉपी करने पर वह ब्लैंक में स्टोर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किसी ऑब्जेक्ट को कट और कॉपी करने पर वह ब्लैंक में स्टोर हो जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइकन को, फाइल को, फोल्डर को या किसी टेक्स्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह टेम्परेरी कहां स्टोर हो जाता है? जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह एक टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है जिसे कहा जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि करंट टाइम पर कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिपबोर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने पर वह एक टेम्परेरी स्टोरेज क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताना है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से अब कुछ क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक डिजिटल डिवाइस है केवल 0-1 पर वर्क करता है। तो यहां पर हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर क्योंकि इसमें 0-1 है, 2 ही डिजिट होती हैं बाइनरी नंबर में। हमें इस बाइनरी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट निकालकर बताना है आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले आपको इस बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं। तो यदि पेपर में आपसे किसी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है तो वह कैसे निकालेंगे? आपका जो भी बाइनरी नंबर है उसको लिखें। हमारा बाइनरी नंबर है 10
1 1 0। यदि हमें इसका वंश कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम 1 को 0 से बदल देंगे और 0 को 1 से बदल देंगे। यह निकल आया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को निकालना कितना आसान है। यदि पेपर में आपसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने पूछा जाता है तो आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। यह निकल आया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला है उसको हम लिखेंगे 0 1 0 0 1। जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला है इसमें हमें राइट साइड में 1 को ऐड कर देना है, 1 को, तो हमारा निकल आएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ध्यान रखें यहां पर 1 को ऐड करते समय आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है। आपको नॉर्मल डेसिमल एडिशन के रूल्स फॉलो नहीं करना है क्योंकि यह बाइनरी नंबर है और बाइनरी एडिशन के रूल्स होते हैं 0 में 0 को ऐड करने पर आंसर 0 प्राप्त होता है, 0 में 1 को ऐड करने पर 1 आंसर प्राप्त होता है, 1 में 0 को ऐड करने पर 1 आंसर प्राप्त होता है। लेकिन जब हम 1 में 1 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर 0 प्राप्त होता है प्लस एक कैरी भी प्राप्त होती है, कैरी, जो हम आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं। आपको यहां पर बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 होगा 0 प्लस हमें एक कैरी भी प्राप्त होती है। तो हमें यहां पर 1 को ऐड करना है। जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें राइट साइड पर 1 को ऐड करेंगे। तो पहले ऐड करना है 1 + 1। रूल्स के हिसाब से 1 + 1 आंसर क्या होगा 0 और एक कैरी प्राप्त होगी जो हम आगे वाले नंबर पर भेज देंगे। तो आगे वाला नंबर क्या था 0। इस 0 में कैरी के 1 को जोड़ेंगे तो 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सभी नंबर को सेम लिख देंगे 0 1 0। यह हमारा आंसर आ गया। हमने सेकंड कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर दिया। आप देख सकते हैं कितना आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले आपको बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है जिसके लिए आपको 0 को 1 से बदलना है, 1 को 0 से बदलना है। उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के आंसर में राइट साइड पर 1 को ऐड करना है और एडिशन के लिए बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है। यह हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। निम्न में से कौन फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट जिसे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट जिसे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था और अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है दुनिया का अर्पानेट जिसे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था और अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब डिजाइनिंग में सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। वेब डिजाइनिंग से संबंधित यह क्वेश्चन है। वेब डिजाइनिंग में सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएसएस जो कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज किसी वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। किसी वेब पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है। सीएसएस को एचटीएमएल पर अप्लाई किया जाता है, मतलब एचटीएमएल के साथ ऐड किया जाता है और सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको एचटीएमएल के साथ ऐड किया जाता है और यह वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने का वर्क करती है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या किसी विंडो में सबसे ऊपर होता है। निम्न में से क्या
किसी विंडो में सबसे ऊपर होता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसकी एक विंडो ओपन होती है। विंडो को डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ओपन करने पर एक विंडो ओपन होती है। विंडो को हम डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने MS एक्सेल की विंडो ओपन है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक प्रॉपर विंडो होती है। तो हमसे पूछा गया है किसी भी विंडो में सबसे ऊपर वाले इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सबसे ऊपर क्या होता है। तो किसी भी विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। किसी भी डायलॉग बॉक्स में, किसी भी विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।